दिव्या को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके मम्मी पापा उसके ससुराल आ धमके। लगभग धमकी भरे लहजे में अपने दामाद शान से बोले, राम मेरे पास रहेगा। क्यों आपके पास रहेगा? उसका बाप जिंदा है। शान ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, उसकी परवरिश करना तुम्हारे बस में नहीं। वे बोले, बड़े होने के नाते मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन यह हमारा निजी मामला है। निजी कैसे हो गया? राम मेरी बेटी का पुत्र है। उसकी उम्र अभी 6 महीने की है। तुम नौकरी करोगे कि बेटा पालोगे? शान के ससुर नंद बोले, आभा दीदी के हाथों वह सुरक्षित है। शान ने सफाई दी, तो भी यह बच्चा तुम्हें मुझे देना होगा। नंद देना शब्द पर जोर देकर बोले, रोहन तू अंदर जाकर बच्चा ले आ। रोहन उनका इकलौता बेटा था। भले ही उम्र के 40वें पायदान पर था, तथापि स्वभाव से उद्दंडता गई नहीं थी। आभा दौड़कर कमरे में गई और राम को सीने से लगाकर शोर मचाने लगी। शान ने भरसक प्रतिरोध किया, लेकिन रोहन ने उसे झटक दिया। रोहन की उद्दंडता से नाराज शान रोहन को एक थप्पड़ मारने ही जा रहा था कि नंद बीच में आ गए। तब तक आस पड़ोस की भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ के भय से नंद ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उस रोज वे खाली हाथ लौट गए, जिसका उन्हें मलाल था। प्रसंगवश यह बता देना आवश्यक है कि शान और दिव्या का अतीत क्या था। शान की दिव्या से शादी हुए 17 साल हो चुके थे। इन सालों में जब दिव्या गर्भवती नहीं हुई तो उन दोनों ने टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया। इस तरह दिव्या की गोद भर गई। जब तक दिव्या मां न बन सकी थी, तब तक शान ने उसे सरकारी नौकरी में जाने की पूरी छूट दे रखी थी। इसी का परिणाम था कि वह एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। नौकरी मिलते ही दिव्या के माँ बाप, भाई बहन सब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। दिव्या का मायका मोह अब भी नहीं छूटा था। कहने के लिए वह शान की बीवी थी, पर राय मशवरा वह मायके से ही लेती थी। एक दिन नंद दिव्या से बोले, बेटी तुम्हारे पास रुपयों की कोई कमी न रही। तुम दोनों सरकारी नौकरी में हो। दिव्या चुपचाप उनकी बात सुनती रही। वे आगे बोले, तुम्हारी छोटी बहन जमीन खरीदना चाहती है। हो सके तो तुम उसकी मदद कर दो। नंद व उनकी बीवी दोनों बड़े चापलूस और मक्कार किस्म के थे। उनका बेटा रोहन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता। शादी के बाद भी वे लोग दिव्या पर छाए रहे। दिव्या कभी भी पूर्णतः ससुराल की होकर न रह पाई थी। छोटी छोटी समस्याओं को लिए अपने मम्मी पापा और भाई पर निर्भर रहती। उनकी राय के बिना एक कदम न बढ़ाती। यहाँ तक कि छोटी बहन 2 लाख रुपए उसने चोरी से लोन लेकर दे दिए। यह बात शान तक को पता न थी। लोन के पैसे वेतन से कटते। दिव्या ने अपने सारे गहने मायके में रख छोड़े थे। शान ने आपत्ति की तो उसने यह कहकर उन्हें शांत कर दिया कि वहाँ लॉकर में सुरक्षित है। माँ बाप कहीं बेटी का हक थोड़े नहीं मारते हैं। इसके पीछे उसे डर अपनी बड़ी ननद आभा को लेकर था। वे अक्सर आती रहती थी। शान उनसे कुछ ज़्यादा घुला मिला था। आभा की दिव्या से कभी नहीं पटी। आभा सोचती थी कि शान के माँ बाप नहीं रहे, इसीलिए उसी ने उसकी शादी का जिम्मा लिया था। तो शान की तरह दिव्या भी उससे दबकर रहे। दिव्या सोचती, आभा शान की बहन है, वे चाहे उससे चाहे जैसे पेश आए, मैं क्यों उनके तलवे चाटूं। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों में तनातनी रहती। दिव्या को अपने मायके से जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था। दिव्या की इसी कमजोरी का फायदा उसके माँ बाप, भाई बहनों ने उठाया। वे कोई न कोई बहाना बनाकर उससे रुपए ऐंठते रहते। उस दोपहर अचानक दिव्या की तबीयत बिगड़ी। शान ने नज़दीक के एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया। 2 दिन इलाज चला। तीसरे दिन अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई।
डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की परंतु उसे बचा न सकें। दिव्या की मृत्यु की खबर सुनकर उसके मायके के लोग भागे भागे आए। आते ही शान को कोसने लगे, तुमने मेरी बेटी का ठीक से इलाज नहीं करवाया। गनीमत थी कि वह प्राइवेट अस्पताल में मरी। अगर घर में मरी होती तो निश्चय ही वे कोई न कोई आरोप लगाकर शान को जेल भिजवा देते। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? वह मेरी पत्नी थी, मैं भला उसके इलाज में कोताही क्यों बरतूंगा? शान बोला। बरतोगे? व्यंग के भाव उनके चेहरे पर तीर गए। 17 साल के वैवाहिक जीवन में वह एक दिन भी खुशी नहीं रही। यह आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहूँगा, तुम्हें फिट आते थे। क्या तुमने शादी से पहले इसका जिक्र किया था? गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा? शान बात टालने की नीयत से बोला। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर फ़ायदा होता तो नहीं उखाड़ता। दोस्त तो आपकी बेटी में भी था। दोस्त? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 17 साल इलाज किया, लाखों रुपए खर्च हुए, तब भी वह माँ न बन सकी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके बच्चेदानी में टीवी थी जो शादी के पहले से थी। अगर समय रहते आप लोगों ने उसकी समुचित चिकित्सा की होती तो यह दिन न देखना पड़ता। बेकार की बातें मत करो। नंद का स्वर किंचित तेज था। जो भी खामी आई वह सब तुम्हारे माहौल का दोष है। मेरे यहाँ तो वह भली चंगी थी। झूठ मत बोलिए। आप 5 बेटियों के पिता हैं। आप भला क्यों इलाज करवाएंगे? आप तो चाहेंगे कि वह मर मरा जाए तो अच्छा है। शान की बात उन्हें कड़वी लगी, तथापि संयत रहे। जवान को लगाम दीजिए जीजाजी। रोहन उखड़ा। सत्य बात हमेशा कड़वी ही लगती है। तब आपने उस सच को उजागर क्यों नहीं किया? कौन सा सच? आपके फिट आने का? रोहन बोला। फिट कोई लाइलाज बीमारी नहीं। मुख्य बात यह है कि मुझे बीमारी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, बिना मदद के अपने ऑफिस जाता हूँ, अच्छी खासी तनख्वाह पाता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हूँ। और क्या चाहिए एक पुरुष से? मेरी बहन हमेशा आपकी बीमारी को लेकर चिंतित रहती थी, इसी ने उसकी जान ले ली। रोहन बोला। और शादी के 17 साल बाप न बनने की जो चिंता मुझे हुई, क्या उसकी चिंता ने मुझे चैन से जीने दिया? आपके पिता न एक पुत्र के लिए 5 बेटियां जनी। मुझे तो सिर्फ एक पुत्री की आस थी, वह भी दिव्या की बीमारी के चलते पूरी न हो सकी। हार कर मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ा। शान भावुक उठा। जैसे भी हो आप बाप बन गए ना? रोहन बोला। इस बच्चे के बारे में क्या सोचा है? नंद का स्वर सुनकर शान अपनी सोच से बाहर आ गया। सोचना क्या है, बच्चा मेरे पास रहेगा। कुछ सोचकर नंद बोले, ठीक है तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन इस शर्त पर कि बीच बीच में मैं इसे देखने आता रहूँगा, फ़ोन से भी इसकी खबर लेता रहूँगा। अगर इसकी परवरिश में लापरवाही हुई तो बच्चा तुम्हें देना पड़ेगा। वे अपनी बात पर थोड़ा जोर देकर बोले। शान को यह नागवार लगा। उसने रोज़ सब चले गए, 13वीं के रोज़ जब आए तो वही बात दोहराई, बच्चा मुझे दे दो, तुम्हारे बस में संभालना संभव नहीं। शान की सास बोली, मम्मी जी आप बार बार बच्चा लेने की बात क्यों करती हैं? बच्चा मेरा है, मैं उसकी बेहतर परवरिश कर सकता हूँ। किसके भरोसे? अभी तो आभा दीदी हैं, बाद में देखा जाएगा। आभा दीदी क्या पालेंगी? बाज को बच्चा पालने का क्या अनुभव? शान की सास मुंह बनाकर बोली। शान चाहता तो उन्हें धक्के मारकर निकाल सकता था, पर चुप रहा। अब हर दूसरे दिन कभी रोहन तो कभी नंद का फ़ोन बच्चे के हालचाल के लिए आता। फ़ोन पर अक्सर वे बच्चे की आड़ में अनाप शनाप बकते। मसलन कहाँ थी?
अब तक कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, बच्चा नहीं संभलता तो हमें दे दीजिए। रोहन तीखे स्वर में आभा से कहता। आभा लाख कहती कि मैंने देरी नहीं की, फिर भी रोहन उसे अनाप शनाप बोलता। हरकतों से आजीज आकर शान ने वकील से सलाह ली। देखिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक बच्चे पर हक नाना नानी का ही बनता है, आपके माँ बाप है नहीं। वकील ने कानूनी पक्ष सामने रखा। तो क्या किया जाए? अतिशीघ्र शादी। तब तक उनसे कोई बैर मोल मत लीजिए। जितनी सहूलियत से बोल बतिया सकते हैं बतियाइए, वरना क्या? कानून ने वे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चा भी ले सकते हैं, जब तक कि आपकी शादी नहीं कर लेते। शान को सारा माजरा अब समझ में आया कि वे लोग क्यों इतने ताव से बात करते हैं। दिव्या के मरने के 1 महीने के अंदर ही जब उन सब ने बच्चा उठाने की नीयत से उसके घर पर धावा बोला था, तब भी इसी कानून की सुरक्षा कवच उनके पास था। वह तो मोहल्ले वालों के भय से वे अपने मिशन में कामयाब न हो सके, वरना उस रोज के 1 हफ्ते बाद सब कुछ शांत था। शान के लिए जोर शोर से लड़की देखी जाने लगी। विवाह की बात थी, हड़बड़ी दिखाना, वह भी 6 महीने के एक बच्चे की परवरिश के लिए। किसी को भी ब्याह कर लाना उचित न था। शान खूब सोच समझकर किसी लड़की से शादी करना चाहता था, ताकि बच्चे को लेकर कोई टकराव की स्थिति न बने। इधर नंद ने जो सोचा था वह न हो पाने के कारण बेचैन थे। वे चाहते थे कि किसी तरह बच्चा उनके पास आ जाए, ताकि शान को वे उंगलियों पर नचा सके। उंगलियों पर नाचने का भी उनका अपना मकसद था। जब तक दिव्या जिंदा थी, अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा मायके पर खर्च करती थी। अब एकाएक वह चली गई तो वह स्रोत बंद हो गया। लालची किस्म के नंद को यह बात सीने पर नस्तर की तरह चुभती। वे बच्चे के बहाने शान से और भी कुछ हटना चाहते थे, जैसे पीएफ व बीमे के रुपए, जिन्हें वे अपनी बेटी का मानते थे। शान उनकी बदनीयती से कुछ वाकिफ हो चुका था। दिव्या के मरने के बाद जब शान उसके ऑफिस बकाया बीएफ व बीमे के लिए गया तो पता चला कि 2 लाख रुपए का उस पर कर्जा है, जो उसके वेतन से कटता है। अब सरकार तो छोड़ेगी नहीं, जो भी फंड दिव्या के नाम होगा उसी से भरपाई करेगी। उसी समय शान को भान हो गया था कि दिव्या के माँ बाप किस प्रवृत्ति के हैं। वे उससे क्या चाहते हैं? बच्चे से प्रेम महज बहाना था। जिसे अपनी बेटी से प्रेम नहीं, वह भला अपनी बेटी के पुत्र से स्नेह क्यों रखेंगे? लगा एक रोज रोहन सब पत्नी आया। पापा ने राम को देखने के लिए लखनऊ बुलाया है। इतने छोटे से बच्चे को कौन ले जाएगा? वे खुद नहीं आ सकते? शान बोला। वे बीमार हैं, रोहन का जवाब था। ठीक हो जाए तब आकर देख जाए। नहीं, उन्होंने अभी देखने की इच्छा जाहिर की है। यह कैसे संभव है? शान लाचार स्वर में बोला। मैं ले जाऊंगा। रवि का यह कथन शान को अच्छा न लगा। यह संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। आप राम को मुझे दे दीजिए, मैं सकुशल उसे पापा से मिलवा कर आपके पास पहुंचा दूंगा। शान कुछ देर शांत था, फिर एकाएक उबल पड़ा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी को राम से प्रेम नहीं है। साफ साफ बताइए, आप लोग चाहते क्या हैं? रोहन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वह धीरे से बोला, दीदी के पीएफ और बीमे के रुपए। क्यों? क्योंकि वे मेरी बहन की कमाई के थे। वह मेरी कुछ नहीं थी। तो ठीक है, राम को हमें दे दीजिए। शान की आंखें भर आई। क्या रुपया पैसा खून के रिश्ते से ज़्यादा अहमियत रखने लगे हैं? क्या रिश्ते नाते संस्कार गौड़ हो गए हैं? किसी तरह उसने अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखा।
5 लाख रुपए बीमे की रकम व 3 लाख रुपए का पीएफ, यही कुल जमा पूंजी दिव्या की थी। गनीमत थी कि नंद ने नवनिर्मित मकान में हिस्सेदारी का सवाल नहीं खड़ा किया। 2 लाख रुपए उसने लोन लिए थे। शान ने कहा, लोन? रोहन चिहुकने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे लोन रुपए किसके काम आए। शान के कथन पर वह बगले झांकने लगा, फिर बोला, गहने वे सब आपके पास हैं, फिर भी कुछ तो होंगे ही। शान ने दिव्या के कान के टप्स, चूड़ी, एक सिकड़ी लाकर दे दी जो दिव्या के बदन पर मरते समय थे। 8 लाख रुपए का चेक काट कर शान ने अपने बेटे का सौदा कर लिया। उस रोज के बाद नंद ने भूले से भी कभी अपने नाती का नाम का हाल नहीं लिया।